की बात करें तो 75% 2024 के चुनाव में 75% मुस्लिमों ने उनको वोट किया था टीडीपी को। और यही कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकार में आए थे। टीडीपी को भी चेतावनी दी गई है, ओवैसी ने तो चेतावनी दी ही है। इसके साथ साथ जो 32 से लेकर के 40 संगठन जो हैं अलग अलग मुस्लिम समाज के, मुस्लिम तो उन संगठनों ने इन सभी को चेतावनी दी है कि आप अगर इस कुछ खास लोगों के पास इसकी प्रॉपर्टी है और एक जो संगठन बना हुआ है या फिर कह लीजिए कि एक गठबंधन बना करके एक बोर्ड बना करके और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से सबको बराबर हिस्सेदारी मिले, किसी को कोई समस्या नहीं हो, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई थी। अब इसमें कई सवाल खड़े हुए हैं कि ये 14 सुझाव स्वीकृत कर लिए गए हैं और बाकी के और एक जगह कोई भी खड़ा नहीं हो पाए। जैसे आप समझिएगा जी कि अगर उतारना है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जी। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को इस बात का डर सताने लगा है कि अब अगर चुनौती दे दी है, फाड़ दिया बिल्कुल 32 जो सीट हैं खास करके जो सीमांचल के क्षेत्रों में उन 32 सीटों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि इसमें अच्छा खासा जो प्रदर्शन बेहतर रहा है वो ओवैसी का रहा है। ओवैसी 5 सीट जीत करके आए थे और बाकी लोगों को उन्होंने चकमा दे दिया था। इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि वो 32 में अधिकांश सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ वक्फ बिल में नीतीश कुमार और नायडू ने एक संशोधन देकर के 3 संशोधनों को शामिल करा, वो कैसे समझा पाती है सरकार, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगा। इसके बाद 32 सीटों की बात जो हमने बताया, 32 सीटों में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जदयू के अगुवाई वाली जो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य जो दल हैं उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता रहा इन 32 सीटों में जी। पिछली बार के चुनाव को अपेक्षा अगर पहले से जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वक्फ वाले बिल पर हंगामा तो खूब हुआ, खूब बयानबाजियां हुई, लेकिन अंत में बिल पास हो गया। अब आगे क्या? देखिए, कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले अमित शाह की रणनीति काम कर रही और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने नीतीश कुमार और नायडू को पटकनी दे दी। आखिर क्या कुछ माजरा है? सीधे आज बाबा के पास चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाबा, बिहार में चुनाव है लेकिन पटकनी दोनों को, आखिर क्या कुछ मामला है? देखिए, अगर हम पिछले कई महीनों से इस बात पर अड़े हुए हैं कि केंद्र में जो सरकार है वो बैसाखी पर है और ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए और नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाए रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा स्वांग रचती रहेगी जिससे कि सरकार मुश्किल में नहीं आए और एक जगह कोई भी खड़ा नहीं हो पाए। जैसे आप समझिएगा जी कि अगर आपके पड़ोस में कहीं आग लगा है तो आप अपने घर पे पानी फेंकना शुरू कर देते हैं कि कहीं वो धाह जो है आपके घर पर भी नहीं आए। बिल्कुल उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी जब 2024 का चुनाव परिणाम आया और 32 सीटों से कम हो गई बहुमत में, तो भारतीय जनता पार्टी ने तब से ही तय कर लिया था कि अब तो वो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाएगी, बिल पास नहीं करा पाएगी। तो निश्चित रूप से उसके लिए उसको सहयोगियों की जरूरत होगी और सहयोगियों को कैसे उस फ्रेम में उतारना है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जी। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को इस बात का डर सताने लगा है कि अब अगर वक्फ बिल तो पास हो ही जाएगा, दाएं बाएं करके किसी भी तरह से पास करा देगा, इसका विरोध करेंगे तो सत्ता से जाएंगे, इसके बाद उधर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है, जब तक आप सोचिएगा पलटने के लिए तब तक कई ईडी बीडी सीडी आपके घर पहुंच जाएगी। तो इन सभी चीजों को घुमा फिरा करके, और चंद्रबाबू नायडू की भी स्थिति लगभग वही है। आपको पता है कि जेल से भी घूम करके आ गए हैं, कई तरह के उन पर जांच चल रहे हैं, चक्र। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भले ही वो अपने दम पर बहुमत में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अगर उनका साथ नहीं भी रहे तब भी वो सरकार में रहेंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनको अपने सरकार और अपनी कई योजनाएं हैं जिसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत है। चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही कहीं ना कहीं मजबूर हैं उन बातों को मानने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ उनके वोट बैंक पर खासा असर पड़ रहा है जो
कैसे ये पूरा करें, इस बात का इनको अब तक इल्म नहीं है। मजबूरी यह है कि चंद्रबाबू नायडू को अभी 5 साल के बाद चुनाव में जाना है, लगभग 4-4.5 साल में, क्योंकि 2024 में ही चुनाव उनके यहाँ हुआ है और पूर्ण बहुमत की सरकार वो उन्होंने बनाया है। नीतीश कुमार के यहाँ चुनाव होने वाला है, तो सबसे ज्यादा अगर मुश्किल में कोई है तो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के साथ एनडीए के जो बाकी के 4 घटक दल हैं वो है। अपने मुस्लिम वोटरों को मना करके रखने के लिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक तरफ वो 4 या 5% वोट जो नीतीश कुमार को आते थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की वो कुर्सी और भारतीय जनता पार्टी के पास 20-22% का वोट। इन सारी बातों को अगर कैलकुलेट करके नीतीश कुमार देखते हैं तो 2025 के चुनाव में जब वो उतरेंगे तो उनको 5% मुस्लिम वोटरों से ज्यादा उनको 22% उस हिंदू वोटरों की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस वक्फ बिल का समर्थन करने के लिए मजबूर हो गए हैं और भी जारी कर दिया है। अब सिंपल सी बात आप समझिएगा कि इसको अगर आप कहिए कि आप तो कह रहे हैं कि 5% वोट तो कैसे मुस्लिम वोटर के बिना इनको 15% आएगा, तो पिछले 2020 के चुनाव में जरा सा हमको ये बता दीजिए आप कि कितने मुस्लिम जीत करके आए थे एनडीए गठबंधन में? एक भी नहीं आए। बिल्कुल। वो तो भला हो बीएसपी का एक जमा खां जीत करके आए, तो और एनडीए गठबंधन में मुस्लिम भी है, मंत्री भी है मंत्रिमंडल में, ये कहीं से तय हो गया। नहीं तो आपको जीते हुए नहीं बल्कि नॉमिनेटेड किए हुए हाँ वो आपको विधान परिषद से ले करके और मंत्री बनाना पड़ता। तो सबसे बड़ी बात यह है, अब यहाँ ओवैसी ने इस वक्फ बिल के सामने खुली चुनौती दे दी है, फाड़ दिया बिल्कुल। 32 जो सीट हैं, खास करके जो सीमांचल के क्षेत्रों में, उन 32 सीटों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि इसमें अच्छा खासा जो प्रदर्शन बेहतर रहा है वो ओवैसी का रहा है। ओवैसी 5 सीट जीत करके आए थे और बाकी लोगों को उन्होंने चकमा दे दिया था। इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि वो 32 में अधिकांश सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ वक्फ बिल में नीतीश कुमार और नायडू ने एक संशोधन देकर के 3 संशोधनों को शामिल करा करके अपना ब्राउनी पॉइंट बढ़ाया है, जिसमें पासवान की बात लगातार चर्चा में चल रही है। कहा भी ये विपक्ष के द्वारा ये जा रहा है कि ये पहली बार देखने को मिला है कि पासवान इनको याद आए हैं, इससे पहले इनको पासवान याद नहीं आते थे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आपने भी कई खबरें की हैं, जिस खबरों के हिसाब से सबसे पहले झटका नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा को लगने वाला है अगर मुसलमान इनसे अलग हो जाते हैं तो। इसके अलावा जेपीसी की कुल जो आपने देखा होगा कि जो 2-2.5 महीने तक चला है पूरा जेपीसी का जो दौरा था अलग अलग राज्यों में और सुझाव लेने का, सुझाव की संख्या हजारों में आई, लेकिन मात्र 14 सुझाव जो हैं वो उसमें स्वीकार किए गए, जिसमें नीतीश कुमार के भी और नायडू के 3 सुझाव शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 90% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल 90% रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मायने आप समझ सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो इसके विरोध का कारण क्या हो सकता है, आप समझ ही रहे हैं। कुछ खास लोगों के पास इसकी प्रॉपर्टी है और एक जो संगठन बना हुआ है या फिर कह लीजिए कि एक गठबंधन बना करके, एक बोर्ड बना करके और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद से सबको बराबर हिस्सेदारी मिले, किसी को कोई समस्या नहीं हो, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई थी। अब इसमें कई सवाल खड़े हुए हैं कि ये 14 सुझाव स्वीकृत कर लिए गए हैं और बाकी के सुझाव नहीं करने का आखिर मकसद क्या था। तो कहीं ना कहीं इन सुझावों पर सरकार और जो जेपीसी का बोर्ड था वो रेडी नहीं हुआ। आपको ये भी पता होगा कि जेपीसी में सभी खेमे के लोग थे, लेकिन बहुमत जो था वो एनडीए का था। इस कारण से उनके जो सुझाव है नहीं माने गए और यही कारण है कि अब जो आगे की रणनीति है वो काम करना शुरू कर दी है। वक्त जो बिल है उसको उसमें कई ऐसे चीज हैं जिसको हटाए जाने की बात की गई है। उनको इसलिए हटाया गया है और खास करके जो कागजात अभी तक नहीं है लोगों के पास, उसके लिए 6 महीने का समय दिया गया है। इस 6 महीने के समय में अब ट्रिब्यूनल चाहेगा तो उसको बढ़ा सकता है या फिर नहीं बढ़ाने का वो अधिकार उसके पास होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है कि डीएम, जिसके बारे में कहा जाता है कि डीएम होंगे, उस डीएम को
हटा करके और राज्य सरकार द्वारा उससे एक ऊपर का अधिकारी को, ऊपर का हो या जैसा भी अधिकारी का हो, राज्य सरकार जिसे भी चाहे उसे अधिकृत कर सकती है और वो उसमें बोर्ड में शामिल होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को शामिल करने वाली बात थी, उसको अभी तक जीवित रखा गया है। और दूसरा, गैर हिंदू 2 से अधिक होंगे, ये भी उसमें शामिल किया गया है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो मेन कारण है कि अमित शाह ने जो दांव खेला, जो गोटी फेंकी है, वो गोटी कितना असरदार है, इस बात को आप समझिएगा। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सरकार में आई। इसके बाद से आप धीरे धीरे देख लीजिए तो अलग अलग राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व था, सरकारें थी, वहां से उनका पत्ता साफ हो गया है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये जोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को सबसे पहले सोच की तरह निगल रही है। जैसे सोच को देखें ना, पानी निगल जाता है, उस तरह से क्षेत्रीय दलों को निगल रही है। आप इसमें से अगर देखिएगा तो कई राज्य हैं, झारखंड की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप वो गुजरात की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, झारखंड, सारे राज्यों में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त कर लिया है। पिछली सरकार हरियाणा तो पटना में ही आकर कहा था, और इसी कारण से नीतीश कुमार अलग भी हुए थे। हरियाणा में हाल फिलहाल में आप देख लीजिए कि पिछली सरकार जो चल रही थी वो भी ओठगन की सरकार थी, दूसरे के कंधे पर चल रही थी, वहां भी क्षेत्रीय दल का सफाया हो गया। दिल्ली में पूरी तरह सफाया हो गया। अब जो बाकी तो कांग्रेस भी समर्थन में एक तरह से कह सकते हैं। अब बाकी के जो राज्य बचे हुए हैं जैसे बिहार, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसके बाद आप पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां भी है। बंगाल के बारे में भी कल अमित शाह ने कहा। उड़ीसा में उसकी सरकार ऑलरेडी है। तो ये सभी चीजों को देखते और समझते हुए एक बात अब समझना होगा कि जो 2020 की स्थिति थी उसमें आप सीधे तौर पे देखिएगा तो नीतीश कुमार को भी इस बात की संतुष्टि होगी कि अगर मुस्लिम उनको वोट नहीं करेगा तो उनको वोट कहां से आएगा। तो निश्चित रूप से ये वोट हिंदुत्व वाला जो थोड़ा बहुत छटकी वाला था, वो वोट अब भाजपा के भरोसे, पहले नीतीश के भरोसे भारतीय जनता पार्टी होती थी, आज नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सवार होकर के सत्ता के सीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें 2020 के परिणाम को अगर देखें तो 75% मुसलमानों ने वोट किया था राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन, और मात्र 5% वोटर जो हैं वो वोट किए थे एनडीए के तरफ, जो नीतीश कुमार की अगुवाई वाला था। 2% वोट चिराग पासवान को आया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे अधिक अगर घाटा किसी को होने वाला है तो चिराग पासवान को होने वाला है, अगर इस बिल के समर्थन के वजह से अगर मुस्लिम उनसे छटकते हैं तो, क्योंकि उनका जो 2% वोट था वो उनका स्वतंत्र वोट था, क्योंकि अलग चुनाव लड़े थे 2020 में। अब कंबाइंड होकर के क्या फायदा मिलेगा, क्या घाटा मिलेगा, ये अलग बात है। या फिर पासमंदा वगैरह को जो कहा जा रहा है कि फायदा मिलेगा, उनको कैसे समझा पाती है सरकार, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगा। इसके बाद 32 सीटों की बात जो हमने बताया, 32 सीटों में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जदयू के अगुवाई वाली जो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य जो दल हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता रहा इन 32 सीटों में। पिछली बार के चुनाव को अपेक्षा अगर पहले से देखें हम, तो हिंदू और मुस्लिम, जहां मुस्लिम की संख्या अधिक है और वो वोटों को पोलराइज करते हैं, वहां आप देखिए जैसे आप कई ऐसे जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां भी आप देखिएगा कि सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में वहां मुस्लिम आबादी अधिक होने के बावजूद वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ जाती है, या फिर निर्दलीय जीत करके आ जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। फिर जदयू जीत करके चली जाती है, ये भी एक बड़ी बात है। अब ऐसी स्थिति में इन 32 सीटों में 12 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि वहां हिंदू और मुस्लिम हो जाता है। और ये चीजें प्रभावित करते हैं नीतीश कुमार को कि यदि मुस्लिम हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला वोट जो है वो हमारे सपोर्ट में रहेगा, और उनका जो व्यक्तिगत वोट है महिलाओं का और अन्य जो ईबीसी है, वो तो जाति धर्म से ऊपर उठ के वो उनको मिलता ही रहता है। पसमांडा मुसलमान भी बिल्कुल कुछ हद तक जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि उनकी पार्टी में बड़ी भारी विखंडन होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी में 2 धाराएं अब चलनी शुरू हो चुकी हैं इस बिल के समर्थन के बाद, और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2 धाराएं हैं, जो एक चाहती है कि एनडीए के साथ रहें और दूसरा चाहता है कि वो महागठबंधन के साथ चले जाएं। अब महागठबंधन में जाने का कोई औचित्य उत्पन्न चुनाव तक तो नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे तो साफ यही नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर टीडीपी की बात करें तो 75% 2024 के चुनाव में 75% मुस्लिमों ने
उनको वोट किया था टीडीपी को, और यही कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकार में आए थे। टीडीपी को भी चेतावनी दी गई है, ओवैसी ने तो चेतावनी दी ही है। इसके साथ साथ जो 32 से लेकर के 40 संगठन जो हैं अलग अलग मुस्लिम समाज के, मुस्लिम, तो उन संगठनों ने इन सभी को चेतावनी दी है कि आप अगर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप हमारे वोट से वंचित हो जाएंगे। वर्तमान परिस्थिति यही है कि बिल का समर्थन तो हो गया, बिल पास भी हो गया और राज्यसभा में भी खुद बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक अमित शाह अपने। नरेंद्र मोदी को इससे दूर रखा गया है, आपने देखा होगा। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले से दूर रखा गया है। एक सेकुलर छवि उनकी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपको याद होगा कि अभी ईद के समय में मोदी की ईदी आई है। मोदी की तो ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि मुस्लिमों में भी डिवीजन, जो जातीय डिवीजन है, वो कराने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। माने एक खटिया के मर्द मेहरारू के दूसरे का कराने का जो हाल है वो कहीं ना कहीं इस जोड़ी ने कर दिया है। और इसका फायदा मतलब मुसलमानों को दो वर्ग में बिल्कुल अगड़ा पिछड़ा, एक अगड़ा और पिछड़ा, गरीब और अमीर के दो कैटेगरी में बांटा गया है। और इन लोगों को दिखाया जा रहा है, खास करके महिलाओं ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, कल लोकसभा में पास होने के बाद जश्न मनाया है, कई तरह के उस बयान दिया, खुला बयान दिया है कि मोदी को अपना भाई माना है, उनके लिए राखी और क्या क्या उपहार देने के लिए तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बातें घूम फिर करके यही आती है कि शाह ने भले ही जो कुछ भी किया हो, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से चल रहे हैं, नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि 2025 के चुनाव तक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के अलावे खास करके नायडू और चिराग के लिए आने वाला समय जो होगा वो कितना महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से ये समझा पाते हैं। क्योंकि चिराग पासवान भी काफी खुश नजर आए इस बिल के पास होने के बाद। जब मीडिया में उन्होंने बात किया तो उन्होंने भी पासमंदा की बात की, उन्होंने गरीब मुसलमानों की बात की, गरीब महिलाओं और इस विषय में तो बाबा कल हमने एक बहुत विस्तारित खबर भी किया है। बिल्कुल हमने कई खबरें की हैं, लगातार हम इस पूरे मामले पर टिके हुए हैं। और ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भले ही सामने से नजर आ रहा हो कि नीतीश को मुस्लिम समाज पटकनी दे देगा, लेकिन भीतर ही भीतर पूरी तरह से ये प्री प्लान्ड है। ये पूरा खाका खींच लिया गया है कि हमारा वोट कितना डैमेज हो रहा है और कितना हमको प्लस होकर जा रहा है। जो छुटल तभी समर्थन भी किया गया है। बिल्कुल, जो छुटल फटकल जो हिंदू बचे हुए थे वो भी अब इस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं आएंगे, क्योंकि कई लोगों की जमीनें भी इसमें गई हैं वक्फ बोर्ड के कब्जे में। तो चलिए देखिए, आज के चर्चा गरम में सीधे बाबा ने आपको इन सभी चीजों की जानकारी दी। वक्फ वाले मामले में भले ही बवाल हो रहा हो, चुनावी वर्ष है बिहार का, इसलिए चुनाव के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार को डर भी दिखाया जा रहा है। लेकिन देखिए, सारा गुना गणित भाग करने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड, और जिस प्रकार से गरजे थे ललन सिंह, उसको लेके भले ही इस्तीफा पे इस्तीफा हो रहा हो जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन वोट बैंक की अगर बात करें तो आज भी एनडीए का वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट है। और इस बिल के आने के बाद कहीं ना कहीं एनडीए के वोट में इजाफा ही हुआ है। अब इस पर जो अपडेट्स निकल कर आएंगे दिखाते रहेंगे आपको। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681